लखीमपुर खीरी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर लुधेरी रेंज के रेंजर आवास पर एक डांस पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बाल-बालाओं ने अश्लील गानों पर डांस किया। इसके बाद डांस करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला निघासा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत लुधेरी रेंज का है, जहां रेंजर आरिफ जमाल के सरकारी आवास पर रात में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। इसी दौरान बाल-बालाओं को बुलाकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर अश्लील गानों पर मंदिर में ही नृत्य कराया गया। वहीं पूरे कार्यक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद से हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठनों ने रेंजर आरिफ जमाल पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाते हुए रेंजर आरिफ जमाल को जल्द से जल्द हटाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था। वहीं रेंजर आरिफ जमाल पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। एक दूसरा स्पष्ट वीडियो भी प्राप्त करने की कोशिश की गई। पत्रकार बंधुओं के सहयोग से हमको वो वीडियो भी प्राप्त हुआ। कुछ गुप्त सूत्रों ने भी हमको वो वीडियो दिया और इस बात की पुष्टि करी है और इसकी जांच ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए ऑलरेडी इसमें रिकमेंडेशन उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है और इस पूरी कार्यक्रम की हम बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं और सभी को आश्वासन देते हैं कि इसमें सभी आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध सबसे कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है वो होके रहेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी पेश की है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस नीति के तहत राष्ट्रीय विरोधी या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल को लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। मालूम हो गया है कि पहले आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब सजा का दायरा और भी कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अश्लील या अभद्र सामग्री पोस्ट करता है तो उसके आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का भी बयान अब सामने आ गया है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि योगी सरकार नवविचारों के साथ चलती है, समाज में हो रहे बदलाव पर ध्यान रखती है। डिजिटल मीडिया पॉलिसी से नए रोजगार का सृजन होगा, साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर भी कठोरता से शिकंजा कसा जाएगा। यूपी की सोशल मीडिया पॉलिसी देश भर में नाजिर बनेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार नवाचारों के साथ चलती है, जिस तरह का समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान रखती है। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया को लेकर के एक न्यू मीडिया पॉलिसी लेकर के हम आए हैं। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया की पॉलिसी देश भर के लिए एक नजीर स्थापित करने वाली पॉलिसी है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। इस स्टेशनों के नाम पर अब संत और स्वतंत्र सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं। नई नामांकन सूची में इन स्टेशनों के नाम बदलकर उन महान व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है जिन्होंने समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह परिवर्तन स्थानीय लोग और यात्रियों के लिए एक सम्मानजनक पहल मानी जा रही है, जो इतिहास और संस्कृति की समृद्धि को दर्शाता है। तो वहीं रेलवे स्टेशन के नाम बदलने को लेकर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि गुलामी मानसिकता वाले नाम पर अखिलेश यादव को नाज है, बहुजन नायकों के नाम पर नामांकन से अखिलेश यादव को चिढ़ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को न जाने क्यों इस्लामिक नामों से इतना प्रेम होता है कि जब जब भी नाम परिवर्तन होते हैं और विशेष करके दलित बहुजन नायकों के नाम पर जब नामकरण होता है तो अखिलेश यादव जी को बहुत पीड़ा होती है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज नाम किया था मायावती जी की सरकार ने, लेकिन कैसे अखिलेश यादव जी को पीड़ा हुई और अखिलेश यादव जी ने उसका नाम परिवर्तित करके फिर से किंग जॉर्ज कर दिया। यानी गुलामी की मानसिकता से जुड़े हुए नामों से अखिलेश यादव जी को बहुत प्रेम रहता है और भारतीय नायकों विशेष करके बहुजन नायकों के नाम से अगर कहीं नामकरण होता है तो अखिलेश यादव जी को बहुत पीड़ा होती है, इसलिए वो जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 सहेलियों का शव पेड़ पर दुपट्टे से लटका मिला था। अभी इस घटना की जांच चल ही रही थी कि मैनपुरी में 2 सहेलियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों ही कक्षा 12 की छात्राएं थी। स्कूल से लौटने के बाद दोनों छात्राओं के पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यह घटना मैनपुरी के कुरवाली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की है। दोनों छात्राएं एक ही गांव की रहने वाली थी। एटा के मलवंश स्थित
आरकेएस इंटर कॉलेज में दोनों छात्राएं पढ़ती थी। परिजनों ने बताया कि स्कूल से आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक छात्रों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विनोद कुमार ने बताया कि 2 इंटर की छात्राओं की मौत का मामला सामने आया है। दोनों छात्राएं स्कूल के बाद जब अपने घर पहुंची तो पेट में दर्द की शिकायत की। परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपका? मेरा नाम ललितेंद्र। ललित जी, आप पोस्टमार्टम हाउस आए हैं, क्या मामला है? जी, अभी अंदर है वो। कौन अंदर है? सिस्टर है मेरी, अंशिका नाम सिस्टर है। हाँ जी। कैसे खत्म हो गई? अभी ये स्कूल गई थी, स्कूल जाने के बाद वो वापस आ रही थी छुट्टी के बाद, और स्कूल बस से स्कूल जाती थी, ये भी नहीं था कोई प्राइवेट वाहन से स्कूल जाती थी। वहाँ से जब वापस आई तो घर आने के बाद कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, कपड़े चेंज भी नहीं कर पाए थे, ड्रेस चेंज नहीं कर पाई। उससे पहले ही दिक्कत होने लगी। दिक्कत होने के बाद तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद बोल दिया खत्म हो गई। जानकारी मिली है कि 2 सहेलियां थी साथ में, खत्म हुई है। दोनों खत्म हो गई हैं। हाँ। जी। दूसरे का क्या नाम था? दूसरी लड़की का नाम दिव्या था, वो गांव की लड़की थी। उसके भी सेम कंडीशन हुई? तो वही सेम कंडीशन एक जैसी अच्छा, आपने हॉस्पिटल भर्ती कराया? जी जी। फिर वहाँ से मैं क्लोज कर दिया? हाँ, वहाँ से बोल दिया ये एक्सपायर हो गए। क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? अब इससे मैं भी कुछ बता नहीं सकता भाई। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही पता चलेगा क्या है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद में गवाह बनेंगे। मंगलवार को महंत नित्य गोपाल दास ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह को उच्च न्यायालय में लिखित या मौखिक गवाही के लिए सहमति दे दी है। इस बात पर मंगलवार को मथुरा में आए महंत नित्य गोपाल दास ने उनसे बातचीत भी की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद पर 4 सितंबर को वाद बिंदु तय किए जाएंगे। इसके बाद न्यायालय में प्रकरण से संबंधित गवाहों की सूची दाखिल की जाएगी। सूची दाखिल होने के बाद गवाहों की गवाही होगी। कोर्ट की प्रतिक्रिया आगे बढ़ेगी। मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्याय के अध्यक्ष एवं वाद के पक्षकार महंत प्रताप सिंह ने मथुरा स्थित आश्रम पहुंचकर महंत नित्य गोपाल दास से मुलाकात की। महंत नित्य गोपाल दास ने उनसे केस की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी ली। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने महंत नित्य गोपाल दास को कोर्ट कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी है। उनसे प्रकरण में गवाही के लिए निवेदन किया है। इस बार महंत नित्य गोपाल दास ने गवाही देने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। महंत नित्य गोपाल दास ने कहा है कि स्वास्थ्य सही रहा तो वो खुद न्यायालय में गवाही देने पहुंचेंगे। गिरिजी जी महाराज हों, रामदेव जी महाराज हों, अन्य सब संतों से संपर्क किया जा रहा है और कुछ संतों से संपर्क हो गया, उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी है, जिसमें बहुत संत जैसे हमारे अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्र सरस्वती जी की स्वीकृति आ गई है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिखिए। और स्पेन के महाराज जी हैं स्वामी उमेश योगी जी, उनका हमने नाम दिया है। पूजनीय राम भद्राचार्य जी महाराज ने अपनी स्वीकृति दे दी है। तो देश के बहुत संतों ने इसमें अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा इतिहासकार हैं, इतिहासकार श्री ओम जी उपाध्याय ICHR के डायरेक्टर, उन्होंने भी कहा है कि मेरा नाम लिखिए। इसके अलावा पुरातत्वविद के शर्मा, DB शर्मा और अन्य बहुत लोगों के इसमें नाम दर्ज किए गए हैं और ये पूरी सूची बना करके हम सूची कोर्ट में दाखिल करेंगे और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, जहाँ जहाँ पूजनीय संतों के गवाही कराएंगे और साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत। कितने गवाहों की सूची अगर लगभग हम लोग, मैं समझता हूँ कि 4 सितंबर के बाद हम लोगों को कम से कम 40 लोगों की सूची दाखिल करेंगे, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के जो मूर्धन विद्वान हैं उन सबकी सूची दाखिल करेंगे, चाहे वो इतिहासकार हो, चाहे पुरातत्वविद हो, चाहे सन्यासी। धोखाधड़ी के केस में सपा नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज एक और केस फैसले पर आज फैसला आ सकता है। बता दें कि विशेष न्यायाधीश MP MLA में आजम खान पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे पर आज फैसला सुनाया जा सकता है। इस केस में पिछले तारीख पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और पत्रावली निर्णय पर लगी हुई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। तत्कालीन SDM PV तिवारी ने 24 अप्रैल 2019 में उनके खिलाफ गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जबरन अपनी कार राजकीय राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र के अंदर लेकर गए। बाद में विवेचक पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। पिछले तारीख पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और पत्रावली निर्णय पर लगी हुई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस केस में 28 अगस्त को अदालत अपना फैसला सुना सकती है।